हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट जो आपका 19 अक्टूबर को होने वाला है, उसका हम सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं। सेट 2 याद रखिएगा, यदि सेट 1 आप नहीं देखे हैं तो सेट 1 का लिंक दे देंगे, आप सेट 1 का देख लीजिएगा। उसमें आपको क्या मिलेगा, हिस्ट्री का मिलेगा, इतिहास का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन मिलेगा, जो आपको वीकली टेस्ट में 100% इसी में से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो सेट 1 आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम आपको सेट 2 में क्या डिस्कस करने वाला है, ज्योग्राफी का जो कृषि चैप्टर, उसमें कंप्लीट जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोनों को डिस्कस करेंगे, जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका नंबर है 7667002171। इसमें आप ज्वाइन होकर इसका PDF साथ ही साथ इसमें ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। ये हमारे चैप्टर नंबर 4 कृषि है। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बोल रहा मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं, तो मिल्पा नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। आगे देखिए, निम्न में से रोपण कृषि का उदाहरण क्या है, तो रोपण कृषि का उदाहरण क्या है, तो याद रखिएगा गन्ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आगे देख लीजिए, इनमें से कौन सा रबी फसल है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रबी फसल है, याद रखिएगा चना आपका क्या हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा। आगे देखिए, सुनहरा रेशा किस फसल को कहते हैं, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जूट को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनहरा रेशा बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, भारत के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। आगे देख लेते हैं, धान की फसल उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता कितनी होती है, तो याद रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखते हैं, किस प्रकार की मृदा में कपास की खेती की जाती है, कौन सा ऐसा मृदा है, मिट्टी है जो कपास की खेती है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत किस फसल का विश्व में अग्रणी उत्पादक है, तो याद रखिएगा चाय में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका चाय हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है, तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ पर बोल रहा है भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो याद रखिएगा चावल और गेहूँ। चावल और गेहूँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, चावल और गेहूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन फलीदार फसल है, ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा चना इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मणिपुर में कर्तन धन प्रणाली कृषि को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा पामलू नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत में चाय का उत्पादन राज्य कौन सा, प्रमुख उत्पादन राज्य क्या था, सबसे पहले आता है नाम असम। असम क्या है इसका चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य। आगे देखते हैं, विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का स्थान कितना नंबर में, तो दूसरा नंबर में। कौन सा नंबर में, दूसरा नंबर में। आगे देख लेते हैं, ये सब जितना भी हम आपको क्वेश्चन बताएं सब क्या क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। आगे देखते हैं, गहन कृषि किसको बोलते हैं, तो वह खेती जिसमें अत्यधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई भूमि और पूंजी श्रम की अधिक मात्रा का प्रयोग करके हम लोग उत्पादन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गहन कृषि कहते हैं। आगे देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, जो कपास की खेती करने के लिए, कपास को उत्पादन करने के लिए हमारा भौगोलिक स्थिति क्या होनी चाहिए, तो कपास को उत्पादन के लिए सबसे पहले काली मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है। काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है इस फसल में। उच्च तापमान, और तापमान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। हल्की वर्षा या सिंचाई 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। ये सब यदि जरूरी है कपास के उत्पादन के लिए, आपका क्या भौगोलिक स्थिति है। आगे देखिए, रेशेदार फसलों से आप क्या समझते हैं, तो कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसल है। ये सब क्या है, एक रेशेदार फसल। इसमें 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है। कौन कौन सा मिट्टी, चौथा रेशम के कीड़े से कोकून प्राप्त होता है। आगे देख लीजिए, रोपण कृषि किसको बोलते हैं, तो रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्यिक खेती है। क्या है, वाणिज्यिक खेती है, कॉमर्शियल है। इस प्रकार की खेती लंबे एकदम चौड़ा क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, मतलब लंबा चौड़ा जगह में सिर्फ एक ही फसल बोया जाता है। इसमें अत्यधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें पूंजी भी ज़्यादा लगेगा और लेबर भी ज़्यादा लगेगा, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया इत्यादि के लिए। ये सब क्या रोपण कृषि है। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए लघुत्तरी पर मोटे अनाज से क्या तात्पर्य, मोटे अनाज अर्थात मिलेट से अर्थ है पहाड़ी, पथरीली या कम उपजाऊ भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों से है। इसमें कुछ
खाद्यान्न की फसलें और कुछ चारे की जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, इसको क्या बोलते हैं? मोटा अनाज की फसलें बोलते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है भारत में चाय के उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें। तो भारत में चाय के उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थिति के लिए वर्णन करिए। तो क्या बोलिए? चाय एक पेय फसल है। क्या है? चाय एक पेय फसल है। यह रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। क्या बोल रहा है? चाय सबसे पहले क्या बोलिएगा? एक पेय फसल है। और किसके अंतर्गत आता है? रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। चाय को अंग्रेजों ने भारत में लाए। चाय को अंग्रेज ने क्या किया? भारत में लाया। चाय कृषि के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। चाय के लिए पूरे वर्ष कोष्ण नाम एवं पाला रहित जल वायु की आवश्यकता होती है। चाय क्या है? एक श्रम प्रधान कृषि। क्या है? याद रखिएगा, एग्जाम में इसी तरह से लिखिएगा। कर्तन दहन प्रणाली सब क्या समझते हैं? किसानों के द्वारा जमीन के किसी टुकड़ा को साफ करके उस पर अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए अनाज एवं खाद्य फसल उगाते हैं। जब उस मृदा की उर्वर शक्ति कम हो जाती है ना, तो किसान क्या करता है? उस भूमि को छोड़ देता है और कहीं और चले जाता है और फिर किसी भूमि को क्या करता है? साफ सुथरा करता है और वहाँ पर खेती का कार्य करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। कर्तन दहन प्रणाली क्लियर आपको समझ में आ गया? आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारतीय कृषि की किन्हीं 4 विशेषता को बताइए। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखिएगा? भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें कृषि की 4 विशेषता निम्नलिखित है। सबसे पहला, खेती में पशुओं की मुख्य भूमिका होती है। खेती में क्या होता है? पशुओं की मुख्य भूमिका होती है। दूसरा क्या लिखिएगा? भारतीय कृषि पूरी तरह से मानसून पर आधारित है। जितना पानी नहीं पड़ेगा तो कृषि नहीं होगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है? भारतीय कृषि में जोतों का आकार क्या होता है? छोटा होता है, जो जोतने का आकार। आगे देखिए, उत्पादन में खाद्य पदार्थों की बहुत अधिकता रहती है। ये 4 पॉइंट लिख दीजिए एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा ये वाला। आगे देखिए, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण है? तो भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है। ये लाइन सबसे एकदम इंपॉर्टेंट है। इसके पिछड़ेपन के कारण क्या था? पारंपरिक तकनीक। भारतीय किसान आज के कृषि कार्य हेतु पारंपरिक तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिसका कारण उत्पादन कम हो रहा है। पुराने तरीका से प्रयोग करेगा तो उत्पादन क्या होगा? कम हो। दूसरा क्या हो? जोतों का छोटा आकार। भारत में एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी भूमि को बांटते जाते हैं, जिसके कारण जोतों का आकार क्या होता है? छोटा होता जा रहा है और कृषि पिछड़ी रही। कृषि में ज़्यादा खेती नहीं हो पा रहा है। मानसून पर आधारित। देखिए, भारतीय कृषि पूर्ण रूप से मानसून पर आधारित है। जब वर्षा अच्छी होती है तो कृषि अच्छी होती है, वर्षा अच्छी नहीं होती है तो उत्पादन भी अच्छा नहीं होता। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून के साथ जुड़ा कहा जाता है। आगे देखिए, साख का अभाव। भारतीय कृषि ऋण के अभाव में भी पिछड़ जाता है। व्यापार बैंक द्वारा कृषि को ऋण दिया जाता है। बैंक के द्वारा कृषि को ऋण नहीं दिया जाता है। जमींदारों के द्वारा ऋण दिया जाता है, परंतु ब्याज की दर बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या देखें? जो बहुत पुराना टेक्निक से यदि हम कृषि करिएगा तो इसलिए भारतीय कृषि का पिछड़ापन कारण है। दूसरा, जोतों का आकार छोटा होने का कारण हो रहा है। तीसरा, मानसून पर आधारित है। यदि पानी नहीं पड़ेगा तो नहीं कृषि अच्छा से होगा। चौथा यहाँ पर देखिए, चौथा क्या बोल रहा है? साख का भाव। यदि पैसा को यदि ज़्यादा नहीं रहेगा तो कम मात्रा में काम करेगा तो फिर कृषि अच्छा से नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में रबी फसल और खरीफ फसल का अंतर स्पष्ट करें। भारत में मुख्यतः 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है, रबी फसल और खरीफ फसल और जायद फसल। देखिए, सबसे पहले एग्जाम में क्या लिखिएगा? भारत में 3 फसल का उत्पादन किया जाता है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, परंतु 2 फसलों को ही मुख्य माना जाता है। देखते हैं क्या क्या है? रबी फसल और खरीफ फसल। देखिए, रबी फसल में क्या लिखिएगा? यह फसल को अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा है। यह फसल को अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल तक इसको काट लिया जाता है। यह फसल शीतकाल के मौसम में शुरू किया जाता है। कब किया जाता है? शीतकाल के मौसम में शुरू किया जाता है और ग्रीष्मकाल के आगमन तक रहता है। आगे देखिए, रबी फसल में क्या लिखिएगा? रबी फसल के अंतर्गत गेहूँ, चावल, जौ, चना, चावल, तिलहन, अलसी, कोरिया, सरसों लिख दिया, सरसों होगा, सरसों इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए, खरीफ फसल देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा खरीफ फसल। इस फसल को जून जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता है। एकदम याद रखिएगा। फसल जो है मौसमी मानसून का आगमन अर्थात वर्षा ऋतु से शुरू होता है और शीत ऋतु के अंत तक आरंभ तक रहता है। समझे? आगे देख लीजिएगा, इस मौसम में उत्पन्न होने वाले प्रमुख कृषि फसलें जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली,
उड़द इत्यादि का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं जिस तरह से भारत में मुख्यतः 2 प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है जो अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलों का हम लोग बोल सकते हैं भारत में 2 फसल का मुख्य उत्पादन होता है और अलग अलग मौसम में बोया जाता है और अलग अलग मौसम में काटा भी जाता है। इसमें रबी फसल और खरीफ फसल का अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम याद कर लीजिएगा। कपास की खेती के लिए भौगोलिक दशाओं का वर्णन करिए एवं इसके उत्पादक राज्यों का नाम लिखे। तो कपास उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कपास उत्पादन में भारत में विश्व में दूसरा स्थान है। भारत कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। कपास के पौधों के लिए भारत क्या मूल स्थान माना जाता है। दक्कन के पठार के क्षेत्र में कपास का मुख्य उत्पादन किया जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग बोल रहे हैं कपास के उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थिति क्या होनी चाहिए। तो मृदा कपास के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी की जरूरत पड़ती है। कपास के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी का उत्पादन मृदा कपास के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी की उपयुक्तता होती है। इस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं या बहुत कम होती है क्योंकि यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। आगे देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है जलवायु में आइए। कपास बोल रहा है कपास उत्पादन के लिए उष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु जिसमें ग्रीष्मकालीन तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर से वर्षा होना चाहिए। समझ लीजिए जलवायु में क्या होना चाहिए। कपास उत्पादन के लिए उष्ण एवं शीतोष्ण जलवायु होना चाहिए जिसमें ग्रीष्मकालीन तापमान क्या होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर वर्षा या सिंचाई की सुविधा होना चाहिए तभी फसल तैयार होने में खुला मौसम आवश्यकता होता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है श्रमिकों की आवश्यकता। जब कपास का उत्पादन हो जाता है तो अधिक मात्रा में कुशल श्रमिक की भी ज़रूरत होती है ताकि कपास को ढेरियों तोड़ने और कपास को निकालने के लिए काम आता है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का होना बहुत जरूरी है जिससे कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में हो सके। आगे देखें हम लोग भारत में कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य क्या गुजरात है, महाराष्ट्र है, एमपी है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा। इन राज्यों में कपास उत्पादन के भौगोलिक दशाएं उपस्थित है जिसमें दूसरे राज्यों की तुलना में कपास का उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।